A stone of mass 0.25 kilogram tied to the end of a string is whirled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute. In a horizontal plane, what is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन? ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक स्टोन है जिसका मास 0.25 किलोग्राम है और इसको 1.5 मीटर लंबी स्ट्रिंग से जोड़ दिया गया, उससे बांध दिया गया। इसको 40 रिवोल्यूशन पर मिनट में घुमाते हैं, तो हमको बताना है स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो बेटा क्या किया गया, डोरी में ऐसे बांधा गया और इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, कुछ ऐसा। तो हमको बताना है कि यहाँ जो टेंशन लगेगा, इस टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ये इसका सेंटर है, ये मास है और ये उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो बच्चों पहले तो इस सिचुएशन को हम सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी सिचुएशन पे आएंगे कि मैक्सिमम टेंशन अगर इतना बियर कर सकती है तो कितनी वेलोसिटी होगी। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसके लिए फ्रीक्वेंसी दिया है इन्होंने। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो बेटा पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या आएगा 40/60, ये बन जाएगा बच्चों रिवोल्यूशन पर सेकंड। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ये 2/3, देखो 2 से डिवाइड करोगे 2, ये 3 टाइम 2/3 और ये हो जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी मास की वो क्या होगी इस सिचुएशन में, 2/3 रिवोल्यूशन पर सेकंड। बच्चों आपको पता है जब फ्रीक्वेंसी दिया है तो आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अभी आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आप टेंशन निकालने जा रहे हैं। तो पहले एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चों, 2 फ्रीक्वेंसी यानी कि 2πf। अच्छा, तो जब ओमेगा पता चल गया आपको, तो आप यहां पे जानते हैं कि जो टेंशन होगा वो उस बॉडी को क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, तो टेंशन कितनी होगी बच्चों, T बराबर, तो ये होता है mr ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसके 2 फार्मूले हैं, कौन कौन से। एक बच्चों आपने पढ़ा F = mv²/r और आपको पता है v = r ओमेगा होता है। तो एक होता है F = mr ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये फार्मूला हम mr ओमेगा स्क्वायर यहाँ यूज करेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलेगा, टेंशन से, ये हमको पता है। तो यहाँ से टेंशन निकल आएगा। m कितना दिया बेटा 0.25, r रेडियस उसकी स्ट्रिंग के लेंथ 1.5 मीटर, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना है 2πf, तो 2πf का स्क्वायर कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0.25 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 3.14, भाई देखो इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2/3 और इस पूरे का बच्चों होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है अप्रॉक्स 6.58 न्यूटन। तो ये वैल्यू आएगी 6.58 न्यूटन। अब बच्चों सेकंड केस की बात करते हैं। कह रहे हैं अगर वो स्ट्रिंग मैक्सिमम 200 न्यूटन का टेंशन बियर कर सकती हो तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों सेकंड केस के लिए आपको मैक्सिमम टेंशन दिया है 200 न्यूटन और आपको Vmax पता करना है। तो बेटा Tmax और Vmax में क्या रिलेशन आएगा, तो भाई यहाँ भी जो टेंशन है वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स से ही तो मिलेगा। भाई जब स्ट्रिंग तेजी से बढ़ाते जाओगे स्पीड तो एक समय आता है ना स्प्रिंग टूट जाती है। क्यों, क्योंकि जितना टेंशन वो बियर कर सकती थी स्ट्रिंग उससे ज्यादा आपने टेंशन लगा दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स उससे ज्यादा चाहिए था, तो स्ट्रिंग क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ब्रेक ना हो इसके लिए क्या जरूरी है कि हम स्पीड इतना बढ़ाएं कि उस स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन लग जाए। तो यहाँ पे बच्चों हम Tmax का केस लगाएंगे। तो Tmax बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा mVmax का स्क्वायर अपॉन r,
यह आ जाएगा एम वी मैक्स स्क्वायर अपान आर। टी मैक्स कितना है देखिए 200, एम कितना है बच्चों 0.25, वी मैक्स हमको पता नहीं है, अच्छा, अपान आर, आर की वैल्यू 1.5। तो बच्चों वी मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यह आ जाएगी 200 इंटू 1.5 अपान 0.25। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, इससे इसको हम कट करेंगे, 6 टाइम जाएगा। तो वी मैक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा बच्चों 1200। जब दोनों तरफ हम रूट लेंगे तो वी मैक्स की वैल्यू निकल आएगी और ये होगी 34.64 मीटर पर सेकेंड। जब इसका 1200 का रूट लोगे तो क्या आएगा 34.64 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमको पता चल गया जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 34.64 मीटर पर सेकेंड। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। सर्कुलर मोशन का एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि अ डिस्क रिवॉल्व्स विद अ स्पीड ऑफ 33:1/3 revolution per minute and has a radius of 15 centimeter. Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center of the record. If the coefficient of friction between the coin and record is 0.15, which of the coin will revolve with the record? Okay. तो देखिए बच्चों हमको दे रखा है कि एक कोई डिस्क है और ये डिस्क क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हमको दिया है 33:1/3। हमसे कह रहे हैं कि अगर इस डिस्क की रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ये रेडियस पूरी कितनी है बच्चों 15 सेंटीमीटर, और इस डिस्क पे दो कॉइन रखे हैं। पहला कॉइन कहीं यहाँ रखा होगा, दूसरा कॉइन कहीं यहाँ रखा होगा। पहला कॉइन रखा है बच्चों 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और दूसरा कॉइन रखा है 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं बताओ कि इस फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व करने पर कौन सा कॉइन डिस्क के साथ साथ रिवॉल्व करेगा। अच्छा भाई आपको पता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है उस पर आपने कोई कॉइन रखा, तो अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो क्या होता है, कॉइन बाहर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाता। हमने पढ़ रखा है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी कैन नॉट परफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां पे बेटा दो कॉइन रखे हैं और इन दोनों को सेंट्रीपिटल फोर्स देने की कोशिश कौन करेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इनको रोकने की कोशिश करेगा, वो अंदर की तरफ से सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब बात यह आती है कि फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इसमें भी अंदर की तरफ लगेगा, इसमें भी फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा। तो मेन बात यह है कि अगर फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा है या उसके बराबर है तब तो ये इस कॉइन को इस पोजीशन पे होल्ड कर लेगा, ये रुका रहेगा, चलता रहेगा चारों तरफ। लेकिन अगर फ्रिक्शन उतना नहीं मिल पाया जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो वो ऑब्जेक्ट फिर उसके साथ साथ रिवॉल्व नहीं करेगा, वो टेंजेंशियल पोजीशन में बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो हमको यहाँ पे यही सोचना है कि किस रेडियस तक फ्रिक्शन कॉइन को होल्ड कर सकता है, मैक्सिमम रेडियस निकाल देंगे, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी हमको पता है, फ्रिक्शन हमको पता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है ना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं किस रेडियस तक ये कॉइन को होल्ड करेगा। अगर वो रेडियस मान लीजिए हम निकालते हैं और रेडियस 15 सेंटीमीटर आ जाए तो हम कहेंगे दोनों कॉइल होल्ड रहेंगे, दोनों लगातार घूमेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 15 सेंटीमीटर तक इसमें कोई घूम सकता है, ये रेडियस निकल आई तो ये दोनों ही 15 से कम है तो घूमते रहेंगे। अगर वो रेडियस मान लीजिए हमने निकाला और रिक्वायर्ड रेडियस निकली 3 सेंटीमीटर, कितनी निकली 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर के अंदर अगर कॉइन रखोगे तो रिवोल्यूशन होगा क्योंकि वहां तक फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। उससे ज़्यादा दूर रखने पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिल पाएगा उतना कि जितना सेंट्रीपिटल चाहिए, तो वो सब दोनों कॉइन बाहर भाग जाएंगे। अगर वो रेडियस निकालने पे हमको कुछ ऐसा 10 या 12 सेंटीमीटर तो हम कहेंगे कि हाँ भाई उससे पास रखना वाला मतलब 4 सेंटीमीटर वाला रिवॉल्व करेगा और 15 वाला दूर चला जाएगा। तो हमको यही सोचना है कि वो क्रिटिकल कितनी रेडियस हो सकती है जो इस कॉइन को होल्ड करे। बच्चों
ये जो टेबल ऐसे वर्टिकल आपको दिख रहे हैं, रियलिटी में कैसे हॉरिजॉन्टल, ये टेबल ऐसे ऐसे रखी हुई है, ऐसे ऐसे घूम, ठीक है। मतलब अगर एक क्वाइन की मैं पोजीशन को देखूं तो क्वाइन पे बच्चों mg लग रहा होगा नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन लग रहा होगा जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि n किसके बराबर है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n किसके बराबर है भाई, mg के। अगर उस क्वाइन का मास m है तो mg, एक क्वाइन का हमने बना लिया क्योंकि एक टेबल ऐसे है ना, समझो एक क्वाइन रखा था, उसका हमने नीचे का ऐसे, ठीक है, उसका हमने पूरा डायग्राम यहाँ बना दिया। तो बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल गया। सो फ्रिक्शन फोर्स, ऐसा करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि यही मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। अच्छा, तो देखो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालोगे तो F बराबर क्या आएगा, म्यू n, यानी कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इससे ज़्यादा तो फिर वहाँ लगता नहीं है। यही लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता था, याद करो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, ही वो है। अब बच्चों बात ये है कि जो फ्रिक्शन है वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स जितना चाहिए या तो उसके बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तभी वो क्वाइन मोशन कर सकता है। अगर फ्रिक्शन फोर्स जितना सेंट्रीपिटल चाहिए उतना नहीं हुआ तो सेंट्रीपिटल नहीं मिल पाएगा, उस ऑब्जेक्ट को नहीं मिल पाएगा, वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। इसका मतलब ये रिक्वायर्ड सिचुएशन हो गई कि F की वैल्यू जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, तो बराबर होनी चाहिए किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, तो जब ओमेगा दिया है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो। ये होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे और आर की ये मिनिमम वैल्यू होगी जहां तक वो क्या रह सकता है, इक्विलिब्रियम में रह सकता है, क्वाइन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है। इससे आगे अगर क्वाइन रखा होगा तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो चलिए हम अब देखिए बच्चों, ये आर की वो मिनिमम वैल्यू हम निकाल रहे हैं जहां तक उस पर रखा क्वाइन, डिस्क पे रखा क्वाइन सर्कुलर मोशन कर सकता है, उसके आगे रखने जाने वाला क्वाइन सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। तो देखिए बच्चों इस सिचुएशन क्या होगा, एफ की वैल्यू रख दो म्यू जी, म्यू एम जी, सॉरी एफ की वैल्यू रख देंगे म्यू एम जी, ये ग्रेटर और स्मॉलर होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर से। तो देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों म्यू जी अपान ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, वो भी आर की वैल्यू इससे कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये आर की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, जो वैल्यू आएगी अगर इससे कम डिस्टेंस पर रखोगे कॉइन को तभी वो सर्कुलर मोशन करेगा, ध्यान रखना। अब बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला काम होगा हमको बच्चों यहाँ पे म्यू की वैल्यू चाहिए पता है, जी की वैल्यू चाहिए पता है, ओमेगा स्क्वायर, पहले ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी आपको दिया 33/1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 99 + 1/3 कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 100/3 रिवोल्यूशन पर मिनट आ गया। तो बच्चों पहला काम होगा हम फ्रीक्वेंसी को रिवोल्यूशन पर सेकंड में कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, 100/3 अपान में कर देंगे बच्चों 60, तब ये बन जाएगा रिवोल्यूशन पर सेकंड। देखो मिनट को सेकंड बदला तो अपान में 60 ले, सिंपल। इसको बच्चों थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये इससे कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा 3 टाइम, ये कैंसिल होगा 5 टाइम, मतलब फ्रीक्वेंसी आ गई 5/9 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ये तो बच्चों फ्रीक्वेंसी आ गई। जब फ्रीक्वेंसी आ गई तो ओमेगा क्या निकलेगा, ओमेगा होता है भाई क्या होता है 2πf, तो 2π और f की वैल्यू कितनी है देखो 5/9, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा बच्चों 10π/9, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, तो ये हमने कर लिया 10/9 आ गया। अब बच्चों सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो वो मैक्सिमम रेडियस निकाल दो जहां तक बॉडी सर्कुलर मोशन कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो आज लेस और इक्वल टू किसके, म्यू की वैल्यू 0.15, जी की वैल्यू 10/, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10/9, तो इसका स्क्वायर करोगे बच्चों 10π/9 का होल स्क्वायर।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.15 इंटू 10 इंटू, ये देखो 9 स्क्वायर नीचे है, पलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 81/100 पाई स्क्वायर। देखिए 10 से एक 10 कैंसिल होगा तो r इज लेस और ग्रेटर देन बचेगा 0.15 इंटू 81/10 और पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर। जब इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अप्रॉक्स 0.123 मीटर, ठीक है, मतलब 0.123 मीटर इसकी वैल्यू आ गई। या इसको हम लिख सकते हैं 12.3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुई कि ये मैक्सिमम जो रेडियस जहां तक कॉइन सर्कुलर मोशन कर सकता है वो कितनी है 12.3 मीटर पर सेंटीमीटर की, मतलब यहां से 12.3 यानी कि ये होगा कुछ। यहां तक अगर हम कोई कॉइन रखेंगे तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो फ्रिक्शन से मिल जाएगा, इसके अंदर रखेंगे। अब जो इसके बाहर रखा है वो कॉइन क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन नहीं करेगा क्योंकि उसको फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि 14 सेंटीमीटर वाला जो कॉइन है ये बाहर चला जाएगा, भाग टेंजेंशियल पोजीशन में धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा ऐसे। और जो 4 सेंटीमीटर है वो तो इसके अंदर है, वो तो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा। इसका मतलब 4 सेंटीमीटर वाले को क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन से मिलता रहेगा और वो सर्कुलर मोशन लगातार डिस्क के साथ साथ परफॉर्म करता रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे कि सो द कॉइन प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर रिवॉल्व विद डिस्क, वो डिस्क के साथ क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों सर्कुलर मोशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी ऑफ मास 0.2 किलोग्राम इज रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 2 मीटर एट द रेट ऑफ 5 revolutions in 15.7 seconds. Calculate the centripetal force acting on the body. What is its direction? Okay. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक बॉडी है जिसका मास 0.2 किलोग्राम है और इस बॉडी का जो डायमीटर है वो 2 मीटर का है। हमसे कह रहे हैं जो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करता है, मतलब ये बॉडी 0.2 किलोग्राम की किसी सर्कुलर पाथ पे चल रही होगी और इसका डायमीटर आपको डी दे रखा है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि ये 5 साइकिल करती है, कितने चक्कर लगाती है बच्चों, 5 चक्कर लगाती है, कितनी टाइम में, 15.7 सेकंड में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस बॉडी पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा। बच्चों आपको पता है ना, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखता है। मीन्स विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे हमको बताना है इस बॉडी पे कितना लग रहा होगा, यानी कि F। एंड द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। अगर वहाँ बॉडी है तो ऐसा होगा, यहाँ है तो ऐसा होगा, जहाँ जहाँ बॉडी जाएगी सेंटर की तरफ हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अच्छा ये होगा कितना बच्चों, तो ये होगा कितना, तो इसके लिए फार्मूला होता है F = mv²/r, या इसको हम लिख सकते हैं mr ओमेगा का होल स्क्वायर/r। क्यों, क्योंकि v = क्या होता है, r ओमेगा होता है, यानी कि F = हम लिख सकते हैं mr² ओमेगा² या F = mr ओमेगा²। तो हम ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं F = mr ओमेगा²। बट इसके लिए हमको बच्चों ओमेगा चाहिए। ओमेगा होती क्या है, ओमेगा होती है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा अब देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पे बेसिक बात करते हैं तो पहले हम ओमेगा फाइंड करें। ओमेगा के लिए हमको क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए, क्योंकि ओमेगा का फार्मूला होता है 2π/t। तो हम पहले लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ बॉडी। तो टाइम पीरियड t = कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक चक्कर में लगा समय,
मतलब एक चक्कर में लगा समय। अब देखिए 5 रिवोल्यूशन करता है कितना 15.7 सेकेंड में, तो एक चक्कर में कितना समय लगेगा T/n, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड निकल आया। T का मतलब कितना है 15.7, T कितना दिया है 15.7 अपॉन n की वैल्यू 5। जब T पता चल गया तो बच्चों ओमेगा पता चल जाएगा। ओमेगा बराबर क्या होता है 2π/T, तो ओमेगा बराबर 2π की वैल्यू 3.14 अपॉन T की वैल्यू कितनी है बेटा देखिए, तो अपान में आएगा भाई, ये सेकंड में आया, ये आएगा अपान में 15.7 और इंटू हो जाएगा 5। ठीक है, अब जरा आप ध्यान दीजिए, तो इसको इससे आपसे कट कर सकते हैं। 3.14 को 15.7 को कट करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 5 टाइम, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 रेडियन पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है रेडियन पर सेकेंड होती है, वो हमने लिख लिया। अब बच्चों ओमेगा की वैल्यू हमको मिल गई, बहुत बढ़िया। m की वैल्यू हमको मिल गई, अच्छा। डायमीटर दिया है तो रेडियस हम निकाल सकते हैं, तो सारी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। भाई जब डायमीटर 2 मीटर दिया है, इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है? रेडियस हो जाएगी बेटा डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 1 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस कितनी होगी 1 मीटर की, वो यहाँ यूज कर लेना एफ में लिखेंगे। सो F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट कर दो। m कितना है बेटा 0.2, r रेडियस कितनी है बेटा 1 मीटर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। अच्छा, F बराबर क्या आएगा 0.8 न्यूटन। So the value of centripetal force will be 0.8 Newton and it is always directed towards the center of the circle। तो ये कहीं भी बॉडी होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर लगेगा बच्चों, सेंटर की तरफ। अगर ये चलती चलती बॉडी यहाँ पहुँचेगी तो ऐसे, यहाँ पहुँच गई तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसको नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों। प्लेन का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि A cyclist is riding with a speed of 27 km/h. As he approaches a circular turn on the road of the radius 80 meter, he applied brakes and reduced his speed at the constant rate of 0.5 meter per second every second. What is the magnitude and direction of the net acceleration of the cyclist on the turn? Okay. तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि एक साइक्लिस्ट है जो कि 27 km/h की स्पीड से किसी सर्कुलर टर्न में चल रहा है। ठीक है, अच्छा, और उन्होंने कहा वो ब्रेक भी लगा रहा है, मतलब उसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, कह सकते हो रिटार्डेशन, उसकी स्पीड कम होती जा रही ना जब ब्रेक लगाएगा। अच्छा, तो बच्चों अगर साइक्लिस्ट इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, साइक्लिस्ट इधर कितनी वेलोसिटी चल रहा है v वेलोसिटी से, तो उसकी स्पीड घट रही होगी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। तो ये एक्सेलरेशन उस पर लगता है 80, कौन सा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब चूंकि वो साइक्लिस्ट बेटा सर्कुलर टर्न पे चल रहा है, आपको पता है अगर कोई भी बॉडी या कोई भी पर्सन सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है जो हमेशा किधर लगता है, सेंटर की तरफ, जिसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो हम मान लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये इधर लग गया, ये लग गया AC का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमको यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन दिया है, एक 80 और AC हमको निकालना पड़ेगा फार्मूले से, पता है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है v²/r, लगा देंगे आ जाएगा। तो हमसे करें नेट एक्सेलरेशन किधर होगा और कितना होगा। तो हमारा काम होगा कि नेट एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो पहले 80 और AC पता चल जाए। तो 80 का मैग्नीट्यूड हमको पता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन है उसका साइक्लिस्ट का, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये कितना आएगा बेटा, ये AC आएगा, ये बराबर होगा v²/r। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, तो v कितना है देखो 27 × 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 9 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 9 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम,
मीन्स वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों यहाँ से 3 इंटू 5 क्या आएगा 15/2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। अच्छा, अब जब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या रखेंगे, v की वैल्यू रखेंगे, लेकिन किसमें, मीटर पर सेकेंड में सारी वैल्यू रखेंगे, r भी मीटर में रखेंगे, तो r दिया है 80 मीटर, बहुत बढ़िया। तो बेटा v स्क्वायर, तो 15/2 का होल स्क्वायर अपान में r, तो 1 में क्या आ जाएगा 80, सॉल्व कर लो बच्चों, तो आ जाएगा ऊपर देखो 225 अपान 4 इंटू 80, तो AC इक्वल टू क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.70 समथिंग आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है जो किधर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। तो बच्चों नेट एक्सेलरेशन कैसे आएगा, तो देखिए दो एक्सेलरेशन साइक्लिस्ट पे लग रहे हैं, एक लग रहा है सेंटीपिटल और एक लग रहा है टेंजेंशियल। अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूँ, मतलब ला पैरेललोग्राम का हम यूज करने जा रहे हैं, तो कुछ यहाँ रिजल्टेंट जाएगा, रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, ए वेक्टर, ये रिजल्टेंट जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ए की, तो बच्चों ए की वैल्यू निकालने का तरीका है, सो नेट एक्सेलरेशन, यहां लिखेंगे नेट एक्सेलरेशन। तो देखो दो एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलता था, याद करो, ए और बी जब दो वेक्टर थीटा एंगल पे होते तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता था, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैसे निकालेंगे, आर की जगह ए आ जाएगा, तो ए वेक्टर यानी कि ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर ना करके उधर अंडर रूट लगा देते हैं, पहले वेक्टर का स्क्वायर मतलब एटी का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर एटी, दूसरा वेक्टर एसी कॉस थीटा, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90। अब कितना आएगा ए की वैल्यू देखिए, रूट में 80 स्क्वायर, 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये कितना है बेटा 80 कितना दिया है 0.5, अच्छा 0.5 का स्क्वायर प्लस AC सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ये कितना है 0.7 का स्क्वायर प्लस 90 cos 90 है ना इसमें, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसीलिए पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो A बराबर आ जाएगा 0.25 प्लस 0.49, देखो स्क्वायर किया 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.7 का स्क्वायर किया 0.49। जब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 0.74 बचेगा रूट में, जब इसका आप रूट लेंगे तो ये आंसर आएगा अप्रॉक्स 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट विल बी 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा गया है कि जो नेट एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पूछा गया ना व्हाट इज द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, तो ये मैग्नीट्यूड निकला। डायरेक्शन के लिए उसको क्या करेंगे बेटा, यहां से थीटा एंगल सपोज कर लेंगे, टेंजेंट से हमेशा निकालते डायरेक्शन। तो टेन थीटा किसके बराबर आएगा जरा सोचिए, तो टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर, देखो 90 डिग्री था ना ये, इसलिए ये 90 डिग्री बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर ये यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर होगा यानी कि AC अपान में ये बेस, इसका मैग्नीट्यूड ये क्या होगा 80, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा AC 0.7 80 0.5, तो 1.4, यानी कि यहाँ पे जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स 1.4 या फिर थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 54.5 डिग्री। सो द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन विल बी एट 54.5 डिग्री फ्रॉम टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट से 54.5 डिग्री पे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। और हम लोग सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक कार किसी सर्कुलर टर्न पे 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रही है, ठीक है। मतलब जैसे ये सर्कुलर टर्न मान लेते हैं,
तो इस पे कार चल रही होगी और कार की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी है बच्चों, वो है 30 मीटर पर सेकेंड। और कह रहे हैं इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। सिंपल सी बात है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये ए वेक्टर मान लो, ये ए वेक्टर है, कितना है, ये दिया है आपको एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कह रहे बताओ कार पे नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो बेटा ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि कार की स्पीड को तेज करना है तो हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। तो टेंजेंट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है ये कितना लग रहा है बच्चों, ये लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। बच्चों पता है जब कार सर्कुलर टर्न पे चलती है तो एक एक्सेलरेशन इसमें सेंटर की तरफ भी लगेगा, ये कौन सा लगेगा, ये लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही, कार की स्पीड लगातार क्या हो रही, चेंज हो रही होगी। तो उसमें दो एक्सेलरेशन काम करेंगे, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। अब आपको कंफर्म है ये बात कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड टेंजेंशियल इज टुवर्ड्स द टेंजेंट। इट मीन्स जो नेट एक्सेलरेशन हमारा आएगा वो कुछ ऐसा आएगा बच्चों, ऐसा आएगा, ये ए नेट होगा, ये क्या होगा, ये ए होगा नेट। ये हमको बच्चों निकालना। तो सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको पता है AT, बहुत बढ़िया, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी आपको पता है। अब आप AC निकालिए, पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालिए, तब नेट के बारे में सोचिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R। AC इज इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर अपान R। तो AC इज इक्वल टू V स्क्वायर, V देखिए कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर कर दो भाई, अपान में R, रेडियस, रेडियस है बच्चों 500 मीटर। तो AC यहाँ पे आ जाएगा 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आएगा अपान 500, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये मिलेगा 1.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो अंदर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा कार पे, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, यहां लिख देंगे। सो नेट एक्सेलरेशन ऑफ कार, तो नेट एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, ए बराबर तो रूट में AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। क्यों, इन दोनों का वेक्टर सम निकालेंगे। तो वैसे वेक्टर सम कैसे निकलता था, अगर A और B दो वेक्टर होते थे, याद करो, अगर A वेक्टर हो और B वेक्टर हो, और ये किसी थीटा एंगल पे हो तो इनका रिजल्टेंट कैसे आता था बच्चों, लाभ पैरेललोग्राम लगाते थे ना। तो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता था वहां पे, वो होता था रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। वही यहाँ यूज कर रहे हैं। तो A रिजल्टेंट का वैल्यू इज इक्वल टू रूट में पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के स्क्वायर, प्लस हमको लिखना चाहिए था पहला वेक्टर 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर और कॉस इनके बीच का एंगल। तो इनके बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का, AC और AT के बीच का एंगल कितना है बेटा, ये हमने शुरुआत में डिस्कस कर दिया 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। इसलिए ये वाला टर्म जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए वाला टर्म क्या हो जाता है, 0। इसलिए इसको नहीं भी लिखते, कई जगह केवल AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर लिखा मिलता है, तो वो भी सही है, ठीक है। तो A बराबर हो गया रूट में AC, AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है 1.8 का होल स्क्वायर प्लस AT, AT कितना है बेटा 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो भाई 1.8 का स्क्वायर क्या होता है 3.24 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। तो A बराबर आ जाएगा बच्चों 7.24, कितना आ जाएगा 7.24।
यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द नेट एक्सेलरेशन विल बी 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेट एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको इसकी डायरेक्शन बतानी है। बच्चों डायरेक्शन के लिए आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा। टेंजेंट से हमेशा डायरेक्शन निकालते हैं। मान लेते हैं एंगल क्या है बच्चों, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ध्यान से, एक एटी वेक्टर इधर जा रहा, बड़ा थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, जूम कर देते हैं, मतलब ये एसी जा रहा, ठीक है। तो आपके पास एटी वेक्टर इधर है, एसी इधर है, दोनों बीच एंगल कितना है बेटा, ये 90 डिग्री। रिजल्टेंट कहीं ऐसा जा रहा आपका, ये बड़ा इसलिए बना रहे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ये वाला, ये रिजल्टेंट है। अच्छा आर मतलब ए। अब इसका हमको एंगल बताना है कहाँ से, ये बताना है बेटा 80 से, टेंजेंट से। तो टेंजेंट से एंगल बनाएंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, देखो जब ये AC है तो ये वाली भी लाइन इतनी लंबी AC होगी, इसका मैग्नीट्यूड तो वही होगा। क्यों, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड होती है इसकी लेंथ, तो AC की लेंथ इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब AC है, तो ये AC हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, क्योंकि ये 90 डिग्री है इसीलिए। सो टेन थीटा बराबर AC अपान 80, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, AC कितना है, देखिए AC कितना निकाला 1.8 अपान 80 कितना है बेटा, 80 है 2। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0.9, ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.9। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.9, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, किसकी, नेट एक्सेलरेशन की। तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसकी डायरेक्शन हो गई 0.9 टेन इनवर्स का, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।